2621 अच्छे पुराने मृत टॉम। नाइट गार्डन की क्षणभंगुर चमक के पार, विशाल ठंडे रसातल में एक विचित्र आकृति शक्तिशाली पानी के नीचे की धाराओं पर धीरे धीरे बह रही थी। उसका भयावह आकार इतना विशाल और अकल्पनीय था कि सनी बहुत देर तक समझ ही नहीं पाया कि वह क्या देख रहा है। उद्धरण चिन्ह ... धीरे धीरे आगे बढ़ो। नाइट गार्डन हवा या पतवारों से नहीं बल्कि अज्ञात जादू पर निर्भर था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लहरों पर तैर रहा था या उनके नीचे बह रहा था। जेट अपनी गति और दिशा को नियंत्रित कर सकता था। उसने सनी के कहे अनुसार ही किया और अपने उतरने का कोण बदल दिया। पहले नाइट गार्डन अंधेरी खाई में बस नीचे की ओर गिर रहा था, लेकिन अब वह पानी के उफनते ढेर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेट ने गहरी सांस ली जैसे ही उसकी नज़र दूर हुई। सनी ने भौहें उठाईं। क्या? वह एक क्षण चुप रही, फिर सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, बस जब हम पानी के नीचे चलते हैं तो अलग एहसास होता है। आखिरकार नाइट गार्डन को अपने द्रव्यमान से आगे बढ़ना ही पड़ता है। इसलिए मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रयास और उसकी गति के बीच एक अलग संबंध है। इसमें सीखने की प्रक्रिया है। जेट ने आह भरी। समुद्र पर तैरना अच्छा और आज़ादी भरा लगता है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा बोझिल काम है, मानो टखनों में वजन बांधकर दौड़ना हो। सनी ने उसे अजीब नज़र से देखा। क्या आप अक्सर अपने टखनों पर वजन बांधकर दौड़ते थे? जेट ने वापस देखा। तुमने नहीं किया। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। जब मैं भागता था तो आमतौर पर ऐसा होता था कि कोई मुझे खाने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपना वजन क्यों बढ़ाऊंगा? उसके मुंह का एक कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। तुमने एक अच्छी बात कही। जैसे जैसे नाइट गार्डन धीरे धीरे ओल्ड टॉम के अवशेषों के करीब आता गया, वे खामोश हो गए। सनी को मानना पड़ा कि उसने उनके और उस भयावह लाश के बीच की दूरी का गलत अंदाजा लगाया था। स्टॉर्मसी की गहराई में कोई वक्रता नहीं थी, इसलिए कोई क्षितिज नहीं था और न ही कोई भूदृश्य था जो संदर्भ बिंदु बन सके। केवल असीम अंधकार था। बूढ़ा टॉम, सनी ने जब उसे पहली बार देखा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा निकला। वह चीज़ कैसी दिखती है? तब तक जेट डूबती हुई लाश के पीछे लटकते हुए एक तंतु को देख सकता था, लेकिन गहराइयों के उस खौफनाक शरीर का मुख्य शरीर अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। हालांकि सनी ने जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रहा था कि ओल्ड टॉम क्या था, बल्कि खुद क्या था। अपनी खामी का दर्द उसे असहनीय लगने लगा और आखिरकार उसे उस भयावह चेहरे का मतलब समझ आया। शायद ये कोई सीप है। सनी ने ऐसा कहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह सही था। उसके खुले शरीर से निकले बेढंगे मांस और तंतुओं के भयानक ढेर में कहीं एक कठोर खोल था जो द्विकपाटी मोलस्क जैसा था। वह खोल अपने आप में एक द्वीप के आकार का था जो भयानक काली वृद्धि के जंगल से ढका हुआ था। हालांकि उनके नीचे वह फीके सोने से चमक रहा था, मानो पूरी तरह से कीमती धातु से ढाला गया हो। हालांकि वह विशाल खोल उसके मुंह से निकले बेजान मांस और विशाल तंतुओं के आगे बौना लग रहा था। ये कल्पना करना भी असंभव था कि इतना घिनौना मांस उस सुनहरे खोल के विशाल घेरे में समा सकता था। और उसके पास पानी में और भी चीज़ें तैर रही थीं, ऐसी चीज़ें जो ओल्ड टॉम की हिंसक मौत के बाद उसके भीतर से निकल आई होंगी। वहाँ विशालकाय हड्डियाँ थीं जो घृणित जीवों की रही होंगी, अविनाशी चिटिन के खाली खोल थे जिनमें कभी भयानक राक्षस रहते थे, अनगिनत प्राचीन जहाज़ों के सड़े हुए शव, जंग लगे धातु के टुकड़े, हीरे के कांच जैसे दिखने वाले किसी चीज़ के विशाल टुकड़े। बूढ़े टॉम ने युगों युगों तक सभी प्रकार की चीज़ों का लुत्फ़ उठाया होगा। ये सब धीरे धीरे डूबते हुए शव के पीछे एक भयानक धूमकेतु की पूंछ की तरह घिसट रहा था, जिससे उसका आकार बौना लग रहा था। ये स्पष्ट था कि ये सभी अवशेष उस भयानक खोल के भीतर से निकाले गए थे, फिर भी सनी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। उनका आकार उस विशाल खोल से कहीं ज्यादा था। अंततः उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे लगता है कि अच्छे ओल्ड टॉम के पास आयामी शक्तियां थीं। उसके खोल के अंदर एक पॉकेट आयाम छिपा हुआ होगा, एक अंधेरा और कष्टदायक नरक, जिसके द्वारा निगल लिए जाने के बाद कुछ भी बच नहीं सकता था। ये केवल ओल्ड टॉम की मृत्यु के बाद नष्ट हो गया था, इसलिए अब उसका शरीर, साथ ही वह सब कुछ जिसे वह हजारों वर्षों से पचा नहीं पाया था, बाहर निकल रहा है। यदि ओल्ड टॉम अंतरिक्ष को मोड़ने में सक्षम था, तो सनी भी बेहतर ढंग से समझ सकती थी कि उसके स्पर्शक इतने असंभव रूप से लंबे कैसे थे। नाइट गार्डन उस विशालकाय खोल और उसके भीतर से निकले हुए बेडॉल मांस के घृणित पिंड के काफी करीब था, जिससे जेट को उसके पीछे छोड़े गए मलबे की झलक भी मिल गई। उसने जहाज को एक ओर कर दिया, चतुराई से एक विशालकाय तंतु से बचते हुए, और फिर गंभीर स्वर में पूछा, परंतु इसे किसने मारा? सनी ने कुछ देर तक ओल्ड टॉम के शरीर की अकल्पनीय गंदगी का अध्ययन किया और फिर धीरे से कहा, इसके खोल के दोनों हिस्से टूटे हुए हैं और बीच में दांतेदार छेद हैं। छेदों की स्थिति और आकार तथा उनमें से फैलती दरारों के पैटर्न को देखते हुए वह एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर अपनी आवाज में बेचैनी के भाव के साथ बोला, बूढ़ा टॉम एक ही बार में मारा गया। किसी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली चीज ने उसके खोल को भेद दिया और उसे नष्ट कर दिया।
जो कुछ भी उसे जीवित रखे हुए था। जेट कांप उठा। आखिर किस चीज़ ने उस चीज़ को एक ही झटके में मार डाला? सनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। हालांकि आखिरकार उसे मजबूर होकर कहना पड़ा, मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता था। उसके बाद वे दोनों चुप रहे जबकि नाइट गार्डन धीरे धीरे उस भयानक डरावनी लाश के पास से गुजर गया, गहराई से निकलकर स्टॉर्मसी के अथाह अंधेरे में और आगे बढ़ गया। जैसे ही वे मांस के उस भयानक ढेर के पास से गुजर रहे थे, जेट ने अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? सनी ने भौहें उठाईं। नहीं। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर मंद मंद मुस्कुराए। मैं सोच रहा था, अगर ओल्ड टॉम एक प्रकार का सीप है, क्या आपको लगता है कि उसके खोल के अंदर कहीं मोती है? वह मोती क्या होगा? सनी कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर अपना सिर हिलाया। उत्तेजित होकर दूसरी ओर देखने लगा। मुझे नहीं पता, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अंदर घुसकर पता नहीं लगाऊंगा। चुपचाप हंसते हुए जेट नाइट गार्डन को गहरे रसातल में ले गया। हालांकि उसकी हंसी उसके अंदर की गंभीर आशंका को नहीं छिपा पाए। सनी भी सतर्क थी। हालांकि सनी यह स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ओल्ड टॉम की मृत्यु ने उसे काफी परेशान कर दिया था। ये केवल इस तथ्य के कारण नहीं था कि गहराई के प्राचीन आतंक के अवशेष कितने विशाल और डरावने दिखते थे, और यह इस तथ्य के कारण भी नहीं था कि उसे मार दिया गया था। उन्हें सबसे अधिक परेशान करने वाली बात थी ओल्ड टॉम की मृत्यु का तरीका। सनी को पूरा यकीन नहीं था कि वह उस विशालकाय जीव को मार सकता है। हालांकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वह उसे एक ही झटके में खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ था। बूढ़े टॉम को एक कष्टप्रद कीड़े की तरह कुचल दिया गया था। ये जानकर कि वहाँ कुछ ऐसा है जो ऐसा कुछ कर सकता है, उसे बेचैनी होने लगी। वह प्राणी, चाहे जो भी हो, अनंत नगर की ओर दौड़ में उनसे आगे था, इसलिए अंततः उनका उससे टकराव होना ही था। सनी सोच में पड़ गया कि क्या वो भी ऐसा ही झटका झेल पाएगा। जो जवाब उसे मिला वो बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं था। नाइट गार्डन का पतन जारी रहा। वह अंधेरी गहराइयों में डूबता गया, और फिर और भी गहरा और भी गहरा और भी गहरा। पानी बहुत पहले ही अजीब तरह से व्यवहार करने लगा था, और दुनिया भी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे अंतरिक्ष ही झुकने और टूटने लगा है, स्टॉर्मसी के विशाल विस्तार के भयानक दबाव से कुचला जा रहा है। लेकिन ज्यादातर उस जीवित जहाज के आसपास सब कुछ भयानक रूप से स्थिर लग रहा था। सनी को यकीन नहीं था कि उसका सर्वोच्च शरीर भी इस अथाह गहराई में जीवित रह पाएगा। पुराने जमाने की उस भयावह विशाल लाश के पास से गुजरने के बाद उन्हें किसी भी दुर्लभ प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा, चाहे वह जीवित हो या मृत। शायद गहराइयों की घिनौनी भयावहता के बीच भी इन अथाह गहराइयों में बहुत कम लोग रहते थे। शायद उस क्षेत्र में कुछ खास था जहां शाश्वत नगर डूब गया था, जिसने उन घृणित जीवों को पीछे धकेल दिया था। बहरहाल नाइट गार्डन का उतरना बेहद खामोशी भरा था। एक समय ऐसा आया जब सनी और जेट बस इंसानों की आवाज़ें सुनने के लिए आपस में बातें करने लगे। सनी ने स्वप्न लोक के बारे में अपनी अनछुई जानकारियां साझा की, जबकि सनी ने सरकारी अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा के दिनों की कहानियां और किस्से सुनाए। हालांकि अंततः उनकी आवाज़ें भी घुटन भरी खामोशी को दूर रखने में असफल रहीं। घंटे बीतते गए, धीरे धीरे दिन बदलते गए। ऐसा लग रहा था कि पानी का कोई भी स्रोत इतना गहरा हो सकता है, ये नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी नाइट गार्डन तेज रफ्तार से नीचे उतरता जा रहा था। समुद्र तल का कोई नामोनिशान नजर नहीं आ रहा था। सैनिक और नागरिक डेक के नीचे सुरक्षित रूप से छिपे हुए थे, इसलिए केवल सनी, जेट और सेंस ऑफ नाइट ही उस काली खाई के पूर्ण सन्नाटे का सामना कर पा रहे थे। अगर पत्तों की सरसराहट और नाइट गार्डन को रोशन करने वाली लालटेनों की चमक न होती, तो शायद वे बहुत पहले ही मानसिक रूप से संघर्ष करने लगे होते, क्योंकि उनके आसपास अंधेरे में किसी भी चीज़ की अस्वाभाविक कमी थी। ये कल्पना करना आसान था कि लोग हर चीज़ की अनुपस्थिति से पागल हो रहे होंगे। शुक्र है कि वे इतने व्यस्त थे कि अपना दिमाग नहीं खो पाए। अंतहीन उतराई की नीरसता के बावजूद सनी और उसके साथियों के पास करने को बहुत कुछ था। जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए अनगिनत जांचें करनी थीं, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय भी करने थे कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अपने पिछले 2 अभियानों के कड़वे अनुभवों से सीखकर सनी नियमित रूप से अपने और अपने अन्य अवतारों के बीच के संबंध की जांच कर रहा था। वह कैसी को समय समय पर मानसिक संदेश भी भेजता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके बीच कोई बाधा न आए। जैसे जैसे नाइट गार्डन अथाह गहराइयों में उतरता गया, कैसी की आवाज़ धीरे धीरे उसके मन में दूर दूर तक सुनाई देने लगी। हालांकि वह कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उन्हें जो सबसे मुश्किल काम करने थे, उनमें से एक ये सुनिश्चित करना था कि नेफिस नाइट गार्डन के पास अपना ड्रीम गेट खोल सके, भले ही पानी का विशाल भंडार उसे उससे अलग कर रहा हो। इस मामले में भी सब कुछ ठीक लग रहा था, भले ही परीक्षणों का समन्वय करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि नेफिस खुद एक खतरनाक अभियान में व्यस्त थी। सनी के लिए अब तक का सबसे लगातार खतरा बोरियत थी। रूनिक हॉल के एक मेहराब पर झुककर उसने धीरे से सांस छोड़ी और विचारमग्न स्वर में पूछा,
तुम्हें क्या लगता है अगर नेफिस टॉम्सी और नाइटमेयर डेजर्ट जैसी किसी जगह के बीच एक ड्रीम गेट खोल दे और उसमें पानी भर दे तो क्या होगा? एथो उस समय जीवित जहाज को नियंत्रित कर रहा था, जबकि जेट जमीन पर बैठी अपनी पीठ एक खंभे से टिकाए हुए थी। उसने उसे एक मज़ेदार नज़र से देखा। वाह, यह एक बढ़िया विचार है। दरअसल इसका इस्तेमाल सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में किया जा सकता है। खैर, कम से कम सामूहिक सिंचाई तो हो ही सकती है। वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गई, फिर कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि सर्वोच्च होने के बावजूद उसके द्वार से होकर गुजरने वाले पानी की विशाल मात्रा को देखते हुए उसका सार जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि जिस क्षेत्र में वह बाढ़ लाने का निर्णय लेगी वहां एक नया समुद्र प्रकट हो सकता है। सनी ने सीटी बजाई, वह पहले से ही कल्पना कर रहा था कि वह नया समुद्र कहाँ रखेगा। इस बीच जेट ने आह भरी। हालांकि इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत कम है, क्योंकि यह सारा समुद्री पानी होगा। वरना हम अब तक स्वप्न लोक के कई उजाड़ इलाकों में कृषि को बढ़ावा दे सकते थे। एथर, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, या फिर वह इसे ज्वालामुखी में डाल सकती है। जेट और सनी दोनों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या? क्यों? एथर शर्मिंदगी से खांसने लगा। ओह, बस, विस्फोट बहुत ही भयानक होगा। मैंने पढ़ा है कि मिनोअन सभ्यता इसी तरह लुप्त हो गई थी। सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। वह नहीं जानता था कि मिनोअन सभ्यता क्या थी और उसके सर्वोच्च शासक ने ज्वालामुखी में समुद्र डालने का फैसला क्यों किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि नेफिस को शानदार विस्फोट करने के लिए नए तरीकों की आवश्यकता है? एथर शर्मा गया। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसी क्षण सनी के चेहरे के भाव बदल गए। जहाज रोको, जल्दी से इसकी गति धीमी करो। जेट तनाव में था, जबकि एथर उसे आश्चर्य से देख रहा था। फिर रूनिक चक्र थोड़ा सा चमक उठा और रात्रि उद्यान के अवरोहन की दर धीरे धीरे कम होने लगी। जलाशय से पानी की तेज धाराएं बाहर निकल गईं और कुछ क्षणों के लिए जीवित जहाज प्रकाश की छोटी क्षणभंगुर चमक से घिर गया। वे विनाशकारी दबाव से फूटते हुए हवा के बुलबुले थे। जेट अपने पैरों पर कूद पड़ी। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? सनी कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है मुझे समुद्र की तलहटी का एहसास हो रहा है। दरअसल उसकी छाया इंद्रिय ने रात्रि उद्यान के नीचे कुछ ठोस वस्तु देखी थी। वास्तव में ठोस जमीन का एक विशाल, कभी न खत्म होने वाला तल। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार स्टॉम्सी का कोई तल तो था और वे वहां पहुंचने ही वाले थे। कुछ ही देर में नाइट गार्डन जमीन से कुछ 100 मीटर ऊपर मंडराते हुए रुक गया। तब तक नेव और ब्लडवेव भी पुल पर उनके साथ आ गए थे और वे सभी स्तब्ध भाव से नीचे देख रहे थे। अंततः सबसे पहले नेवे ने ही बात की। ये सपाट है। सनी ने धीरे से सिर हिलाकर पुष्टि की कि यह वास्तव में था। उनके नीचे चारों तरफ एक बिल्कुल सपाट सतह फैली हुई थी, जिसके ऊपर 1 सेंटीमीटर भी कुछ नहीं था। न कोई समुद्री शैवाल था, न मूंगा, न कोई गंदगी, न कुछ भी। बस बेदाग चिकने चमकते कांच का एक अंतहीन विस्तार, या कम से कम कांच जैसा कुछ तो था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी वीडियो गेम में खींच लिया गया हो, जहां कोई लेवल रैंडम नहीं हो पा रहा था या शायद मैप से गायब हो गया था। स्टॉम्सी का तल उचित ज्यामिति के लिए एक बहाना सा लग रहा था, प्राकृतिक दुनिया की सामान्य अव्यवस्था में एक बड़ी खामी। सनी ने गौर से देखा और पाया कि विशाल समुद्र का तल असल में काला नहीं था, बल्कि वह बिल्कुल पारदर्शी था। लेकिन यह अजीब कांच जैसा पदार्थ इतनी गहराई तक फैला हुआ था कि उसके नीचे प्रकाश की कमी के अलावा कुछ भी नहीं था। यह क्या है? उसकी आवाज़ घबराहट से भरी थी। काफी देर की चुप्पी के बाद एथर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह पानी है। वे सब उसकी ओर देखने लगे, पर समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब है। एथर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर समझाया, अत्यधिक दबाव में पानी द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाता है और पानी की ठोस अवस्था बर्फ है। लेकिन यहाँ ये साधारण बर्फ नहीं बन सकता, क्योंकि दबाव के कारण यह अपनी आणविक संरचना बनाने के लिए फैल नहीं सकता। इसलिए ये केवल सघन क्रिस्टल जालक वाला ठोस बन सकता है, एक प्रकार का क्रिस्टल जो कठोरता में हीरे के बराबर हो। हम इसी पर विचार कर रहे हैं। वह मंद मंद मुस्कुराया। तो स्टॉम्सी का वास्तव में कोई तल नहीं है। बात बस इतनी है कि इसका पानी अपने ही भार से ठोस हो गया। सनी ने कुछ क्षणों तक एथर को घूरा, फिर नीचे कांच जैसी सतह के दोषरहित समतल तल की ओर देखा। अंततः उसने अपना सिर हिलाया। ये तो बहुत डरावना है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे इस अंतहीन विशाल, असीम रूप से मोटी, पूरी तरह से पारदर्शी क्रिस्टल सील के नीचे से कोई हमें घूर रहा है। उस क्षण जेट के हाथ ने उसके मुंह को मजबूती से बंद कर दिया। हताशा से उसकी ओर देखते हुए वह जोर से फुसफुसाए, सनी, प्लीज प्लीज ये बातें जोर से कहना बंद करो। वह एक क्षण तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। जब जेट ने उसका हाथ हटाया तो वह मुस्कुराया। क्यों? अगर रसातल हमें बहुत देर तक देखता रहा तो शायद मैं भी उसे देख लूं। फिर सनी ने कंधे उचका दिए।
लेकिन चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। जवाब देने के बजाय जेट बस का राह उठा। नाइट गार्डन काले कांच के विशाल विस्तार के ऊपर अथाह गहराई के ठंडे कुचलने वाले गर्त को धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी लालटेनों की रोशनी चिकनी काली सतह पर चमक रही थी और जीवित जहाज का एक धुंधला सा प्रतिबिंब उसके नीचे तैर रहा था, मानो नाइट गार्डन का पीछा उसका भूत कर रहा हो। लगभग पहले 1 घंटे के बाद चिकने कांच के उस त्रुटिहीन सपाट तल की नवीनता पुरानी पड़ गई थी। समय समय पर अंधेरे से भयानक आकृतियां प्रकट होती और धीरे धीरे जीवित जहाज के पास से गुजरती। ये उन प्राणियों और वस्तुओं के अवशेष थे जो युगों युगों से तूफानी समुद्र की तलहटी में डूबे हुए थे और इतने टिकाऊ थे कि उसके असंभव दबाव से भी नष्ट नहीं हो सकते थे। वहां विशालकाय हड्डियां, प्राचीन जहाजों के टूटे हुए ढांचे और पहचान से परे खंडहर थे। किसी क्षण एक विशाल मूर्ति के हाथ प्रकाशहीन शून्य से प्रकट हुए, दूर सतह की ओर फैले हुए। उनके पीछे एक विशाल चेहरा था जिसकी आकृतियां समय के साथ मिट चुकी थीं और एक टूटे हुए मुकुट की टूटी हुई रेखाएं थीं। सनी और उसके साथी चुपचाप विशालकाय मूर्ति को देखते रहे। अंततः उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। स्वप्न लोक के लोगों और विशाल मूर्तियों के बीच क्या था? यहाँ कम से कम 1 या 2 या 7 से टकराए बिना कहीं भी जाना लगभग असंभव है। नेवे, जो पुल पर वापस आ गया था, ने कंधे उचका दिए। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कई लोग स्वयं भी दिग्गज थे। जेट, जो एक खंभे के पास आराम कर रही थी, ने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें शांत दृष्टि से देखा। क्योंकि वे किसी ऐसे देश में पैदा नहीं हुए थे। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे ऐसा कर सकते थे। वे भव्य मूर्तियां बनाने में समय और संसाधन खर्च कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्हें इसके अलावा किसी और कारण की जरूरत नहीं थी कि मरती हुई दुनिया एक विनाशकारी युद्ध में नष्ट हो जाए, जैसे हम थे। उसके शांत शब्दों ने एक गंभीर मौन का सूत्रपात किया और शीघ्र ही वह विशालकाय मूर्ति उनके पीछे अंधेरे में गायब हो गई। नाइट गार्डन बेमतलब घूम रहा था, अनंत शहर की तलाश में। सनी ने अपनी छाया बोध को जहां तक हो सके उसके खंडहरों को ढूंढने की कोशिश में लगा रखा था। इस बीच जेट और नाइट के संत युद्ध की तैयारी कर रहे थे। आप कहाँ हैं? सनी को यह स्वीकार करने में झिझक हो रही थी, लेकिन तनावपूर्ण प्रत्याशा का लंबा दौर उसकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगा था। युद्ध की तैयारी में घोर अंधेरे और दमघोंटू सन्नाटे में बिताए पूरे दिन उसे थका चुके थे। ये तथ्य कि कुछ भी नहीं हुआ था उसे और भी निराश कर रहा था। और अगर उसे ऐसा लग रहा था तो जेट और द सैंड्स ऑफ नाइट की हालत शायद और भी बुरी होगी। खैर, शायद जेट की नहीं। आखिरकार वह हमेशा किसी भी माहौल में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सहज और सहज दिखती थी। अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की किसी भी चिंता से बेफिक्र होकर झपकी ले रही हो। हालांकि जैसे ही सनी अचानक खड़ा हुआ, उसकी एक आंख खुल गई। आगे देखते हुए वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर मंद मंद मुस्कुराया। मिल गया। वहां अनगिनत किलोमीटर दूर उसे स्टॉर्मसी की तलहटी पर छायाओं का एक विशाल समूह सा महसूस हुआ। उसकी परछाइयां धुंधली और अस्पष्ट थीं, लेकिन उसने काले शीशे पर टिकी कम से कम कई ऊंची संरचनाओं को देखा। सनी ने अपने साथियों की ओर देखा। हमने शाश्वत शहर पा लिया है। शाश्वत नगरी ने उन्हें देखने से बहुत पहले ही अपनी पहचान करा दी थी। पहले तो सनी को लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन फिर उसे मानना पड़ा कि जो उसने देखा था वह सच था। बाहर उनके सामने अथाह गहराइयों का घोर अंधकार फीकी रोशनी से दूर हो रहा था। दूर से आती हुई चमक ने पानी के विशाल पिंड को प्रकाशित कर दिया, जो अंटार्कटिका में देखी गई ध्रुवीय ज्योति जैसा लग रहा था। वह अनंत शहर का महान प्रकाश स्तंभ था जो असीम समुद्र के तल से चमक रहा था, जो विश्राम के दानव, जो उसका कथित निर्माता था, के नष्ट हो जाने के हजारों वर्ष बाद भी अक्षुण्ण था। वह चमक काले आसमान के ठंडे अंधेरे से गुजरने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती थी। अब यह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश थी जो प्रकाशहीन गहराइयों के कुचलने वाले काले रसातल को पार कर रहे थे। ये थोड़ा पागलपन है ना? जेट ने उसे एक संक्षिप्त नज़र से देखा। क्या है? सनी ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। वह जगह, शाश्वत नगर, तूफान देवता के प्रकोप से बच गई, अंतरिक्ष से गिर गई, समुद्र में जा गिरी और हजारों साल समुद्र तल पर दबाव झेलते हुए गुजार दिए। और फिर भी लगता है अब भी बरकरार है। वह हंस पड़ा। ये तो बहुत ही बढ़िया भवन मानक है। वह मुस्कुराई, फिर नाइट गार्डन को आगे भेज दिया। धीरे धीरे दूर की चमक नजदीक आती गई। जीवित जहाज अपने स्रोत की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे डूबे हुए शहर के सामने आ रहा था। सनी ने काले कांच के अंतहीन चिकने विस्तार पर फैले विशाल खंडहर को देखा, जो अपने चांदी के शिखरों की रोशनी से जगमगा रहा था। केवल वह इस बात पर निश्चित नहीं था कि शाश्वत शहर को खंडहर कहा जा सकता है। आखिरकार ये पूरी तरह से बरकरार और प्राचीन स्थिति में प्रतीत होता था। काले कांच के अंतहीन विस्तार के ऊपर सुंदर चांदी के शिखर उभरे हुए थे, जिनसे दीप्तिमान प्रकाश निकल रहा था। उनके बीच पत्थर से बनी छोटी छोटी इमारतें थीं, सड़कें, चौराहे और विशाल पार्क। ऐसा लग रहा था मानो शाश्वत नगरी अपने ही किसी संरक्षण से सुरक्षित हो।
रात्रि उद्यान की तरह एक विशाल गुंबद ने उसे घेर रखा था, जो सड़कों को पानी में डूबने से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर दर्जनों बड़े द्वीपों में बंटा हुआ है, जिनके बीच से तेज गति से नदियां बह रही हैं। इसके केंद्र में एक भव्य महल था, या शायद एक मंदिर, जो परिदृश्य से ऊपर उठा हुआ था। इटर्नल सिटी विशाल थी, आकार में बेस्टियन, रेवेनहॉर्ट और एनक्यूएससी से आसानी से मुकाबला कर सकती थी, इसलिए सनी महल की बारीकियों को समझ नहीं पा रहा था। और वैसे भी वह इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। पागल, ये बिल्कुल पागल है। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि वहां अनंत नगरी की सड़कों पर उसे कुछ और ही महसूस हुआ। वहां अनगिनत परछाइयां घूम रही थीं, वे परछाइयां जो जीवित प्राणियों की थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इमारतों की तरह ही गिरे हुए शहर के अमर नागरिकों को भी उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया था। जेट की बर्फीली नीली आंखें और भी ठंडी हो गईं जब उसने दूर फैले चांदी के शिखरों वाले जंगल को देखा। उसने गहरी सांस ली और फिर गहरे स्वर में कहा, मुझे दुर्लभ प्राणियों की गंध आ रही है। सनी चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसकी छाया बोध शाश्वत नगरी के चारों ओर बने गुंबद में गहराई तक नहीं पहुंच पा रही थी, फिर भी वह कुछ चीजें देख पा रहा था। कुछ पल रुकने के बाद वह मुस्कुराया। अच्छा, मेरे पास एक खबर है। बुरी खबर है, और उससे भी बुरी खबर। आप पहले कौन सी खबर सुनना चाहेंगे? उसने उसकी ओर बिना किसी खुशी के देखा। कृपया पहले मुझे बुरी खबर बताइए। सनी ने सिर हिलाया। ये शहर शक्तिशाली प्राणियों से भरा हुआ है। लाखों नहीं तो लाखों की संख्या में वे इसकी सड़कों पर रेंगते रहते हैं। रात के संत बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। जेट फिर भी बेफिक्र रहा। तो फिर इससे बुरी खबर क्या है? सनी ने आह भरी और दूर शहर की चांदी जैसी रोशनी को देखा। क्या वह कल्पना कर रहा था, या किसी खास जगह पर भूतिया हरे रंग से रंगा गया था? उसने मुंह बनाया। ऐसा लगता है कि डचमैन पहले ही जमीन पर उतर चुका है। मुझे लगता है कि उन अनगिनत जीवों में से कुछ इस समय शहर के बाहरी इलाके में उसके प्रेतों के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। ये कल्पना करना अच्छा था कि अनंत शहर की सभ्यता बच गई है और वर्तमान में भयानक भूतों के आक्रमण को रोक रही है। हालांकि सनी को प्राचीन प्रबुद्ध अमर प्राणियों से भरा शहर मिलने की बहुत कम उम्मीद थी। आखिरकार स्वप्न लोक में चीजें कभी उस तरह नहीं होती, और नाइटवॉकर ने अनंत शहर को दुस्वप्न जैसा बताया था। तो ये संभवतः ऐसी स्थिति थी जहां घृणित भयावहताओं का एक समूह एक दूसरे और भी अधिक भयावह समूह से लड़ रहा था। उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। शहर के दूसरी तरफ एक और असामान्य क्षेत्र भी था, हालांकि वह अलग था। अगर प्रेत बेड़े और अनंत शहर के निवासियों के बीच की लड़ाई को गति की कर्कशता के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, भले ही भूतों की परछाइयां न पड़ती हों, लेकिन उनसे लड़ने वाले प्राणियों की परछाइयां पड़ती थीं, तो वह क्षेत्र गतिहीनता के कारण अलग दिखाई देता था, मानो वहां का हर जीव पहले ही नष्ट हो चुका हो। सनी को केवल अनंत शहर की बाहरी सीमा का ही आभास हो रहा था, इसलिए वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सका। हालांकि यह अकेले ही कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त था। डचमैन उनसे पहले पहुंच गया था और उसकी सेनाएं गुंबद के भीतर पैर जमा चुकी थीं। अब उनका एक बाहरी द्वीप पर कब्जा था और वे शहर में और भी अंदर तक घुसने के लिए भीषण आक्रमण कर रहे थे। जेट ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर आप क्या सुझाव देंगे कि हम क्या करें? लड़ाई में शामिल हो जाएं? सनी कुछ क्षण तक हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया। डचमैन का सामना करना पहले से ही काफी बुरा है, लेकिन उसका और साथ ही अनजान दुर्लभ प्राणियों की सेना का सामना करना और भी बुरा है। और हम ऐसा क्यों करें? यह एक बड़ा शहर है। हम आसानी से इसके दूसरी तरफ उतर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन इसे जल्दी जीत सकता है। तब हमारे पास और भी ज्यादा जानकारी होगी और डचमैन की सेनाओं से भिड़ने से पहले एक क्षेत्रीय बढ़त हासिल करने का मौका होगा। आदर्श रूप से तब तक प्रेत सेना का सफाया हो चुका होगा और उन्हें केवल भयावह घृणास्पद प्राणियों की अन्य भयानक भीड़ से निपटना होगा। वह अनजान प्राणी जिसके बारे में सनी को शक था कि वह कहीं बाहर गुंबद के अंदर है। तीसरा दावेदार, चाहे वह चीज कुछ भी हो, बूढ़ी टॉम का हत्यारा, बशर्ते वह डचमैन का कप्तान न हो जिसने उस दुष्ट सीप को खत्म कर दिया हो। सनी ने नाइट गार्डन के विशाल विस्तार को देखा, फिर कहा, इसके अलावा अभी हमारा प्राथमिक लक्ष्य उस घाट को ढूंढना है जो नाइट गार्डन की मरम्मत कर सके। यह अनंत शहर के बाहरी किनारे पर कहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके चारों ओर नौकायन करते हैं और देखते हैं। अपने जहाज के लिए एक सुरक्षित गढ़ बनाने के बाद हम आगे की योजनाएं बना सकते हैं। अपनी तात्कालिकता को दबाते हुए उन्होंने धीरे धीरे नाइट गार्डन को दूर से अनंत शहर के चक्कर लगाने के लिए भेजा। जैसे जैसे जीवित जहाज अथाह गहराई में आगे बढ़ा, सनी गिरे हुए शहर का थोड़ा और बेहतर ढंग से पता लगाने में कामयाब रही। अजीब था, उसकी छाया इंद्रिया आसानी से रात्रि उद्यान के प्रांगण को भेद सकती थी, और ऐसा लग रहा था कि वह शाश्वत नगर के गुंबद को भी भेद सकती है। लेकिन अदृश्य अवरोध से ज्यादा दूर नहीं, उसकी इंद्रियों ने उसे धोखा दे दिया, मानो कोई और चीज उन्हें रोक रही हो। शहर के अंदर की वो चीजें, वे कैसी दिखती हैं?
सनी ने अपना सिर घुमाया, कुछ क्षण चुप रहा और फिर अनिश्चितता के भाव के साथ जेट को उत्तर दिया, मैं वास्तव में उन्हें देख नहीं सकता, मैं केवल उनकी परछाई महसूस कर सकता हूँ। और उनकी परछाई, खैर बाहरी तौर पर वे मानव परछाई जैसी लगती हैं। उनके कम से कम 2 पैर, 2 हाथ और एक सिर तो था। हालांकि अनंत नगरी के अमर निवासियों की परछाइयों में कुछ बहुत ही विचलित करने वाला था। सनी ये तो नहीं बता सका कि उसे किस बात ने डरा दिया था, लेकिन उसे उनमें एक सूक्ष्म, बेचैन कर देने वाली गलती का एहसास हुआ। मुझे लगता है कि मैं घाट देख रहा हूँ। अंततः नेव की आवाज ने उसकी बेचैनी दूर कर दी। आगे देखते हुए सनी ने अनंत शहर के गुंबद से एक विशाल संरचना को बाहर निकलते देखा। हालांकि इससे पहले एक विशाल स्तंभ को अदृश्य अवरोध के ठीक बाहर काले कांच में जोर से ठूंसा गया था, जिसके चारों ओर की चिकनी सतह पर नुकीली दरारों का जाल सा लगा हुआ था। सनी को नहीं पता था कि स्टॉर्मसी के तल को चकनाचूर करने के लिए कितनी ताकत चाहिए, लेकिन उसकी आह ने उसे सिहरन से भर दिया। यह क्या है? जैसे जैसे रात्रि उद्यान नजदीक आता गया और उसकी रोशनी विशाल स्तंभ की सतह पर पड़ती गई, वह उसकी सतह पर उकेरे गए रूनों को स्पष्ट रूप से देख सका। ये शिलालेख स्तंभ के बाहरी किनारे पर स्टॉर्मसी के असीम विस्तार की ओर लिखे गए थे। लिपि अजीब थी, लेकिन फिर भी वह उसका कुछ कुछ अनुवाद कर सकता था। सनी ने धीरे से सांस छोड़ते हुए पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़ा। ऐसा करते समय उसकी आंखें हल्की सी कांपने लगीं। रून्स में लिखा था, मैं डेरॉन हूँ, सर्प राजा। मेरी चेतावनी सुनो, पथिक, वापस लौट आओ। अनंत काल से कोई मुक्ति नहीं है और उसके बंधन से कोई राहत नहीं। इस रेखा के पार नरक है। जेट और रात के संतों ने रूनों का अध्ययन किया, उनके भाव गंभीर हो गए। जादू ने उन्हें सनी के अनुवाद से बेहतर अनुवाद जरूर दिया होगा, लेकिन वह अपनी व्याख्या में यथोचित रूप से आश्वस्त था। अरे हुह, ब्लडवेव की आवाज में उत्साह नहीं था। सनी मुस्कुराया, खैर तुम जानते हो कि हम जागृत लोगों के साथ क्या होता है। हमें हमेशा नरक की गहराइयों में भेजा जाता है और फिर उसके नीचे एक और भी भयानक नरक मिलता है। मैं 1-2 ऐसी जगहों पर जा चुका हूं जो मनुष्यों द्वारा रचे गए नरक के सबसे बुरे चित्रण से भी कहीं ज्यादा बदतर हैं। तुम भी जरूर गए होंगे। ब्लडवेव ने एकजुटता में गुर्राहट की। फिर भी ये तो बहुत अशुभ लग रहा है। सनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर आह भरी, तो डेरॉन भी अनंत शहर गया था। नेव उस विशाल स्तंभ को ऐसे भाव से देख रहा था जिससे थोड़ी श्रद्धा झलक रही थी। सनी को डेरॉन के बारे में बोलते सुनकर वह उसकी ओर ध्यान देने लगा। सर्प राजा स्टॉर्मसी सभ्यता का एकमात्र सर्वोच्च शासक था, इससे पहले कि वह स्वप्न लोक में समा गई। दरअसल हाल ही तक हम उसके बारे में बहुत कम जानते थे। एरियल के मकबरे पर अन्वेषण रिपोर्ट ने ही उसके अंतिम अंत पर प्रकाश डाला था। शायद आपने इसके बारे में सुना हो। सनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। हाँ, मैंने 1-2 बातें सुनी हैं। नेव ने सिर हिलाया, लेकिन भले ही हमें बहुत कम जानकारी थी, फिर भी हमने स्टॉर्मसी में उसके निशान जरूर खोजे। हाउस ऑफ नाइट के ज्यादातर गढ़ आखिरकार डेरॉन के गिरे हुए साम्राज्य के खंडहर हैं। भले ही उसका ज्यादातर हिस्सा गहराई में समा गया हो, वह एक पौराणिक पात्र है। नेवे ने एक क्षण रुककर शांत स्वर में कहा, इसलिए जहां वह कभी खड़ा था, वहां खड़े होकर उन रूनों को देखना अजीब लगता है जिन्हें उसने स्वयं पत्थर पर उकेरा था। सनी कुछ देर चुप रहा। उसे भी अजीब लगा, लेकिन किसी और वजह से। ट्वाइलाइट सी के डेरॉन का संदेश पाकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। क्या आपको लगता है कि वह तूफान भगवान की वंशावली का दावा करने के लिए एक बार अनंत शहर में आया था? नेव हिचकिचाया। मुझे यकीन नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो इससे अंततः उन्हें और उनके लोगों को कोई मदद नहीं मिली। सनी ने आह भरी। उसने उस विशाल स्तंभ का कुछ और अध्ययन किया, फिर अचानक बोला, मैं डेरॉन से एक बार मिला था, तुम्हें पता है। नेव, ब्लडवेव और एथा चौंक कर उसकी ओर मुड़े। जेट ने भी भौहें चढ़ाईं। सनी मुस्कुराया। वह एक कठोर कमीना था। असल में सनी ने अब तक जितने भी कठोर लोगों से मुलाकात की थी, उनमें से एक। सर्प राजा के तीखे नुकीले दांतों की याद से उसकी आत्मा अभी भी प्रेत पीड़ा से कांप उठती थी। सनी की मुलाकात ट्वाइलाइट सी के डेरॉन के दुर्स्वप्न संस्करण से हुई थी और उसने उसे मार डाला था। फिर उसे डेरॉन की बेटी विंडफ्लावर से एक फूल मिला, जो उसका विदाई उपहार था। अगर डेरॉन को यहाँ चेतावनी देना जरूरी लगा, तो ये जगह वाकई बहुत खराब होगी। इसका मतलब था कि सनी को अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत थी। रात्रि के संत उसे चुपचाप घूर रहे थे, तभी वह जेट की ओर मुड़ा। घाट खाली है, इसलिए रात्रि उद्यान को वहां सुरक्षित रूप से खड़ा करना सुरक्षित है। मैं आगे की टहलूंगा। ये कहकर वह परछाई में चला गया और रूनिक हॉल से गायब हो गया। 1 सेकंड बाद डेरॉन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सनी अनंत शहर की रक्षा करते हुए गुंबद के अंदर प्रकट हुआ। वह सर्प राजा का बहुत सम्मान करता था, लेकिन जानता था कि डेरॉन के नाम से उसके मन में जो विस्मय का भाव पैदा होता था, वह अब अतीत का अवशेष है।
अतीत में सनी एक साधारण गुरु था, जबकि डेरॉन सर्वोच्च था। वह इतनी बड़ी बाधा था कि उसे पार करने का विचार भी असंभव लगता था। यदि सन्नी ने उसे मार भी दिया तो भी ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि डेरॉन अपने पूर्व स्वरूप की एक धुंधली छाया मात्र रह गया था, तथा अन्य प्राचीन भयावहताओं से जूझने के कारण वह आधा मरा हुआ था। लेकिन वह अतीत था। अब सनी खुद एक सम्राट था। दरअसल उसने डेरॉन से भी ज्यादा हासिल किया। उसने और भी आगे बढ़कर काम किया। उसने और उसके साथियों ने कम से कम ग्रेट रिवर पर तो विजय प्राप्त कर ली, और जबकि डेरॉन को अपने राज्य के लिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, सिवाय इसके कि वह अपने लोगों को आखिरी दांव के तौर पर एरियल के मकबरे तक ले जाए, सनी और नेफिस युद्ध के मैदान में आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे। उनके पास अंत तक पहुंचने का भी अच्छा मौका था। वे ज्यादा ताकतवर थे, और उनके लोग वॉर के बच्चे स्टॉर्म के बच्चों से भी ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए यह जरूरी नहीं कि डेरॉन को सनी से बेहतर जानकारी थी, और उसकी सलाह भी जरूरी नहीं कि अधिक थी। हो सकता है वह सही हो। जैसे ही सनी इटर्नल सिटी के गुंबद में प्रकट हुआ, उसे एक अशुभ एहसास ने घेर लिया। साथ ही एक और भी साधारण बेचैनी का एहसास भी हुआ, जो इस बात से पैदा हुआ था कि यहाँ की हवा पतली और ठंडी थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। मुंह बनाते हुए सनी ने इधर उधर देखा। कुछ मुझे कह रहा है कि इटर्नल सिटी में मरना बहुत ही बुरा विचार है। कोई कारण अवश्य रहा होगा कि डेरॉन ने डूबे हुए शहर में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों को अनंतकाल से डरने की चेतावनी दी थी। नाइट गार्डन को स्वीकार करने लायक घाट भी उतना ही विशाल था, जिसकी लंबाई 1 दर्जन किलोमीटर से ज्यादा और चौड़ाई आधी थी, और जिसकी दीवारें पहाड़ों जितनी ऊंची थीं। सचमुच पहली नज़र में सनी ने अंदाजा लगाया कि वे कम से कम 3 किलोमीटर ऊंची थीं और कुछ हद तक पानी में डूबी हुई थीं। दरअसल पानी ने उसे हैरान कर दिया। उसने सोचा होगा कि गुंबद उसे शाश्वत शहर में पूरी तरह से बहने से रोक देगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां एक और अदृश्य अवरोध ने समुद्र के अथाह द्रव्यमान को ऊपर से शहर पर गिरने से रोका, वहीं दूसरी ओर उसमें से कुछ ने काले शीशे को ढक लिया। पानी उबल रहा था और घूम रहा था, बहते हुए वह शानदार शिखरों की चांदी जैसी रोशनी में चमक रहा था। घाट की मुख्य संरचना एक घोड़े की नाल के आकार के घाट से घिरी हुई थी, जिसके विशाल द्वार स्टॉर्मसी के विशाल विस्तार की ओर थे। द्वार अभी खुले थे और घाट आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ था। घाट की दीवारें पत्थर की थीं, लेकिन अंदर लकड़ी का बना था। उसके आसपास की हर चीज बेदाग और बेदाग थी, कहीं भी घिसाव का नामोनिशान नहीं था। दरअसल यही एक वजह थी जिसकी वजह से सनी इतना घबराया हुआ था। उसे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन दुनिया को समय के बेरहमी से गुजरने के निशान और सूक्ष्म खामियां दिखानी ही थीं। यहाँ तक कि सबसे अच्छी तरह से रखी गई जगहों में भी छोटी छोटी खामियां थीं, खरोंच खरोंच, फीके रंग। लेकिन अनंत नगरी में सब कुछ एकदम नया और बिल्कुल बेदाग लग रहा था। बस यही बात उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी, मानो उसके आसपास की दुनिया असली ही न हो। यह असंगति भयानक थी। घाट को शहर से जोड़ने वाले पुल पर अभी ध्यान न देते हुए सनी ने उस विशाल संरचना के अंदरूनी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि उसने पहले देखा था, वह पूरी तरह से खाली था। कहीं कोई हलचल नहीं थी और न ही कोई जीवित परछाई दिखाई दे रही थी या नज़र से छिपी हुई थी। यह अच्छा है, शायद। जैसे ही सनी ने अनंत शहर की चमकदार रोशनी का सामना करने के लिए मुंह मोड़ा, नाइट गार्डन का धनुष उसके पीछे अदृश्य अवरोध के पर्दे को भेदता हुआ आगे बढ़ गया। हजारों साल बाद जीवित जहाज उस स्थान पर लौट आया जहां उसका जन्म हुआ था। जैसे जैसे नाइट गार्डन उस अदृश्य अवरोध को पार करता गया, वह काले कांच के अनंत विस्तार को ढंकने वाले अशांत जल पर सरकता रहा। विशाल लहरें उठती रहीं और उसका विशाल द्रव्यमान असंख्य टन पानी को विस्थापित करता हुआ घाट की ऊंची दीवारों से टकराता हुआ अनंत नगर की चौड़ी नहरों में जा गिरा। विशाल संरचना के खुले द्वार के किनारे खड़े सनी ने मौन होकर तत्वों के प्रकोप को देखा। जीवित जहाज धीरे धीरे करीब आ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, घाट, जो पहले अविश्वसनीय रूप से विशाल लग रहा था, अचानक उतना बड़ा नहीं लग रहा था। सनी ने देखा कि नाइट गार्डन के डेक पर उगे पेड़ों की शाखाएं उसके पास से गुजरते हुए धीरे धीरे हिल रही थीं और प्रतीक्षारत बर्थ में प्रवेश कर रही थीं। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जिस सटीकता से जेट ने विशालकाय जहाज की चौड़ाई को विशाल घाट के द्वार तक पहुंचाया था, नाइट गार्डन के ऊंचे किनारों और बर्थ की दीवारों के बीच मुश्किल से कुछ दर्जन मीटर की दूरी थी, और यह अंतर उसके विशाल आकार की तुलना में नगण्य लग रहा था। जहाज घाट पर पहुंचते हुए काफी देर तक उसके आगे से गुजरता रहा, मानो अंतहीन। आखिरकार सनी को नाइट गार्डन का पिछला हिस्सा दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि अनगिनत किलोमीटर दूर उसका अगला हिस्सा घोड़े की नाल के आकार के बर्थ के अंत तक पहुंच गया था और अपने बैरियर से टिका हुआ था। अंततः जीवित जहाज पानी की उथल पुथल भरी धाराओं पर धीरे धीरे डोलता हुआ रुक गया। अब क्या? उन्होंने यहाँ नाइट गार्डन की मरम्मत का तरीका खोजने का इरादा किया था, लेकिन ग्रेट सिटाडल के साथ कोई निर्देश पुस्तिका नहीं आई थी। उस घाट की तो बात ही छोड़ दीजिए जहाँ हजारों साल पहले रिपोज के दानव ने अपना जहाज बनाया था।
हालांकि सनी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही नाइट गार्डन विशाल बर्थ के अंदर आकर रुका, घाट जीवंत हो उठा। बाकी लोगों ने शायद हवा में एक अजीब, लगभग स्पर्शनीय ऊर्जा का अनुभव किया होगा, लेकिन सनी इससे कहीं ज्यादा महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में, जो चीजों की प्रकृति को देख सकती थी, वह विशाल संरचना एक चमकते तारे की तरह चमक उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें से असंभव मात्रा में आत्मिक सार प्रवाहित हो रहा था। प्रचंड धाराएं पत्थर की दीवारों और लकड़ी के मचानों के हर सेंटीमीटर में एक भयावह, उल्लासमय जीवन शक्ति का संचार कर रही थीं। घाट के विभिन्न क्षेत्र अपनी लंबी नींद से धीरे धीरे जाग उठे और झिलमिलाती रोशनी से जगमगा उठे। बहुत खूब, सनी को अपने नीचे जमीन कांपती हुई महसूस हुई। फिर जिस विशाल द्वार पर वह खड़ा था, उसका विशाल ऊर्ध्वाधर मैदान एक जोरदार सिहरन के साथ हिलने लगा और साथ ही द्वार का दूसरा किनारा भी हिलने लगा। अपने विशाल आकार के कारण धीरे धीरे, लेकिन वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से, घाट के द्वार बंद हो गए। सनी, जो अनजाने में उसके एक पंख पर सवार हो गया था, मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पाया था कि तभी दोनों ओर से एक तेज गड़गड़ाहट के साथ द्वार बंद हो गए, जिससे नाइट गार्डन के पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। बेशक अगर भागने की नौबत आ ही गई तो यह विशालकाय जहाज अपने पिछले हिस्से की अविनाशी विशालता से दरवाजों को आसानी से तोड़ सकता था, जिससे अकल्पनीय पैमाने पर तबाही और विनाश मच सकता था। लेकिन सनी को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। 1 या 2 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम बाहरी तौर पर तो नहीं। तभी सनी ने जीवित जहाज के किनारों और उसकी बर्थ की दीवारों के बीच बहते पानी की गर्जना भरी सरसराहट सुनी। ये घाट के अंदर का अशांत पानी था जो अदृश्य रास्तों से बह रहा था। उसका स्तर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और उसके साथ नाइट गार्डन भी नीचे जा रहा था। सनी को उम्मीद थी कि कोई ऐसा तंत्र होगा जो इसे पकड़कर अपनी जगह पर सुरक्षित कर देगा। और वाकई एक तंत्र था, एक तरह का। वह आश्चर्य से देख रहा था कि विशाल घाट का लकड़ी का अंदरूनी हिस्सा असंख्य फूलों और पत्तियों से खिल उठा। फिर विशाल शाखाएं बाहर की ओर फैलीं, धीरे से नाइट गार्डन को पकड़ती हुई उसके पतवार से जुड़ गईं। जल्द ही पानी पूरी तरह से गायब हो गया और बर्थ का फर्श दिखाई देने लगा। नाइट गार्डन उस पर टिका हुआ था, उसकी विशाल शाखाओं ने उसे एक तरफ झुकने से रोक रखा था, मानो कोई पेड़ जंगल में लौट आया हो। हालांकि शाखाएं केवल सहारे के लिए नहीं थीं। सनी ने देखा, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आत्मा के सार की शक्तिशाली धाराएं जो उसने पहले देखी थीं, उनके माध्यम से जीवित जहाज में प्रवाहित हो रही थीं, उसे पोषण दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू काम कर रहा हो, जो उन्हें क्षणिक पैटर्न में निर्देशित कर रहा हो और ये तय कर रहा हो कि उनका नाइट गार्डन के मौसमग्रस्त विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घाट सिर्फ अपने सार भंडार को ही नहीं भर रहा था, उसके पोषणकारी प्रभाव से जीवित जहाज के पतवार पर लगे दाग भरने लगे और उसके विशाल भीतरी भाग में छिपे अनगिनत क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत होने लगी। हालांकि सनी इसे महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसे यकीन था कि नाइट गार्डन के रहस्यमय हिस्से में भी पुनरुद्धार और कायाकल्प की प्रक्रिया हो रही थी, वही जादू जिसने इसे काम करने में सक्षम बनाया। इसलिए आखिरकार उसे और उसके साथियों को ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अनंत नगर के घाट को कैसे चलाया जाए या उस जीवित जहाज की मरम्मत कैसे की जाए। नाइट गार्डन की तरह घाट भी एक जीवित चीज़ थी और इसलिए वह उस विशालकाय जहाज की मरम्मत खुद ही कर सकता था। इस प्रक्रिया को पूरा होने में शायद काफ़ी समय लगता, लेकिन इसका असर पहले से ही दिखने लगा था। सनी ने राहत भरी सांस ली। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल नाइट गार्डन का जीर्णोद्धार ही इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार यह मानवता के कुछ महान गणों में से एक था और इसने मानव क्षेत्र को एक अनूठा और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया, और लाखों लोगों के लिए घर होने का तो जिक्र ही नहीं। लेकिन निश्चित रूप से सनी इतने से संतुष्ट नहीं होने वाला था। जैसे ही जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी निगाहें नाइट गार्डन के विशाल विस्तार से हटकर घाट के दूर वाले हिस्से पर चली गईं, जहां उसे अनंत शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक पुल छिपा हुआ था। कहीं बाहर डचमैन पहले से ही डूबे हुए शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी प्रेत सेना का नेतृत्व कर रहा था। रहस्यमय तीसरा दावेदार भी आगे बढ़ रहा था, तूफान देवता का वंश दावा करने के लिए इंतजार कर रहा था। वीवर के निषिद्ध वंश के अंश ने भी ऐसा ही किया, और उसके ऊपर अमर निवास के असंख्य खजाने। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सनी ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया। तो फिर आइए हम नरक पर विजय प्राप्त करें। वह कुछ सेकंड के लिए रुके, फिर कम गंभीर स्वर में बोले, यह अपडेट novelfire.net पर उपलब्ध है। ओह, एक और नरक, मेरा मतलब है। जब तक सनी खिलते हुए बर्थ के दूसरी तरफ पहुंची, जेट वहां पहले से ही मौजूद थी, अपने काले कवच में लिपटी हुई और अपनी दरांती पर टिकी हुई। उसकी बर्फीली ठंडी आंखें घाट को अनंत शहर से जोड़ने वाले लंबे पुल को घूर रही थीं, जिससे जानलेवा ठंड का एहसास हो रहा था। सनी उसके बगल में परछाई से निकलकर उसी दिशा में देखती हुई प्रकट हुई। नेव, एथर और ब्लडवेव कहाँ हैं? उसने संक्षिप्त रूप से उसकी ओर देखा। जहाज की रखवाली,
हमने सभी उपलब्ध जागृतों को पूरे अंदरूनी हिस्से में तैनात कर दिया है और मास्टर्स को प्रमुख क्षेत्रों की रक्षा के लिए तैनात किया है। संत सतह के डेक की रक्षा कर रहे हैं, एथा पुल पर है, नेव धनुष पर, जबकि ब्लडवेव जहाज के पिछले हिस्से पर है। उन तीनों को हमसे आगे निकलने वाली किसी भी चीज़ से लड़ने में सक्षम होना चाहिए, या कम से कम उसे इतनी देर तक रोके रखना चाहिए कि तुम पहुंच सको। सनी ने सिर हिलाया और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने सत्व का कुछ भाग जलाया। उनकी सांसें कैसी चल रही हैं? जेट मंद मंद मुस्कुराया। वे नाइट गार्डन में सुरक्षित हैं, इसके संरक्षण से बाहर। शायद उनका दम घुट जाएगा। हालांकि हम जिन नाइट सैंड्स की बात कर रहे हैं वे हैं उनके पास सांस लेने वाली हवा की कमी से निपटने के लिए पर्याप्त स्मृतियां हैं, इसलिए आपको उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सनी ने एक क्षण तक उसका अध्ययन किया। तुम्हारा क्या हाल है? जेट ने उसे घूर कर देखा। मैं मर गया, मुझे हवा की क्या ज़रूरत है? सनी खांसते हुए बोला। जेट आमतौर पर किसी भी सामान्य इंसान की तरह सांस लेती थी, कम से कम जब उसके शरीर में एसेंस की कमी नहीं होती थी और उसका शरीर ऑक्सीजन का चयापचय किसी भी अन्य शरीर की तरह ही करता था। हालांकि ऐसा लगता था कि उसकी विशेष बनावट ने उसे एक विकल्प दिया था, ठीक उसी तरह जैसे सनी के सर्वोच्च पद ने दिया था। उनके आसपास की हवा में कम से कम इतनी ऑक्सीजन थी कि वे सामान्य रूप से बात कर सकें। यह एक सुखद आश्चर्य था। उसने भौहें उठाईं। तो क्या योजना है? सनी ने कुछ देर तक पुल का अध्ययन किया, फिर उसके दूसरी ओर लहरदार हवा के एक बमुश्किल दिखाई देने वाले क्षेत्र की ओर इशारा किया। क्या आप इसे देख रहे हैं? आइए पहले इसे देखें, फिर तय करें कि हमारा अगला कदम क्या होगा। जेड मेंटल को बुलाकर उसने परछाई में हाथ डाला और उसमें से एक काला ओडाची निकाला। फिर उसका ब्लेड अपने कंधे पर रखकर सनी आत्मविश्वास से भरे कदमों से अनंत शहर की ओर चल पड़ा। जेट ने उसका पीछा किया। जब वे लंबे पुल पर चल रहे थे तो उनके नीचे काला पानी उछल रहा था और चांदी की रोशनी के प्रतिबिंबों से चमक रहा था। हालांकि उनके आसपास अभी भी अजीब सी शांति और सुकून था, कोई हलचल नहीं थी। सनी को उम्मीद थी कि अब तक वह घृणित चीज़ों के समुद्र में से रास्ता बना लेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी तक उन पर किसी ने हमला नहीं किया था। उसकी छाया बोध भी उसके आसपास की हर चीज़ को, यानी पुल के अंत तक, ढंकने में कोई परेशानी नहीं कर रही थी। वहाँ उसकी धारणा धुंधली और धुंधली हो गई, मानो कोई चीज़ उसे दबा रही हो। अजीब, सनी ने भौहें चढ़ाईं। यह क्या है? किसी समय उनके पैरों के नीचे की चिकनी पत्थर की सतह समान हो गई। झुककर उसने पानी की बूंदें पोंछीं और उसे गौर से देखा। पुल पर एक अजीबोगरीब पैटर्न में पतली रेखाएं उकेरी गई थीं। कुछ देर उन्हें देखने के बाद सनी ने भौहें चढ़ाईं। एक रूनिक सरणी। दरअसल पत्थर के पुल पर अनगिनत रून उकेरे गए थे जो एक जटिल जादू का रूप ले रहे थे। सनी को कैसी जितना रूनिक जादू का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे मूल बातें पता थीं। हालांकि उसे अपनी मामूली महारत की परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह सीधे गुरु से पूछ सकता था। कैसी? वे रहस्यमयी रूनों की अंतहीन बुनाई को देखते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। आखिरकार कैसी को अपनी राय देने के लिए पर्याप्त समझ आ गई। यह एक सहायक जादू है। जो मैं कर सकता था उससे कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी एक बड़ी सरणी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। सनी ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। इससे क्या होता है? एक लंबा विराम आया और फिर कैसी की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। वह धीमी और टेढ़ी मेढ़ी थी, मानो बहुत दूर से उसे सुनाई दे रही हो, पर फिर भी सुनाई दे रही थी। यह इन रूनों के अस्तित्व को बनाए रखता है, साथ ही उस मुख्य जादू को भी जो कहीं और स्थित है। बल्कि यह अनंत नगरी के जन्मजात जादू को रूनों को मिटाने से रोकता है, क्योंकि यह उन सतहों को जिन पर वे उकेरे गए हैं उनकी मूल स्थिति को पुनर्स्थापित करता है। सनी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो फिर मुख्य जादू क्या करता है? कैसी की शांत मधुर हंसी उसके सिर में गूंज रही थी। यह मुझे नहीं पता, मुझे पहले इसे पढ़ना होगा, है न? सनी ने आह भरी। तब तक वे पुल के अंत तक पहुंच ही चुके थे। रुककर वह कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा और फिर उसने अपना सिर उठाकर घाट की दीवारों से देखी गई विसंगति का अध्ययन किया। जेट ने सीटी बजाई। मैं शापित हो जाऊंगा। सनी इस बात से सहमत दिखे। वहां उनके सामने हवा की एक सूक्ष्म लहर ने एक अदृश्य अवरोध के अस्तित्व का संकेत दिया। शाश्वत नगर की रक्षा करने वाले प्रांगण के अंदर एक और गुंबद था जो शहर के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए था। ये बिल्कुल उस छाया गुंबद जैसा था जिसे उसने ये देखने के लिए बनाया था कि क्या रात्रि उद्यान पानी में डूब सकता है। लगभग मुख्य गुंबद जितना ही विशाल, लेकिन पूरी तरह नहीं, बल्कि सुरक्षा की दूसरी परत की तरह काम करता था। यहाँ शाश्वत नगर की नींव उभरी हुई थी जो शांत जल के ऊपर काली चट्टानों की तरह ऊंची उठी हुई थी, और उन चट्टानों पर पत्थरों पर विशाल रून उकेरे गए थे जो दोनों दिशाओं में जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया हो। साथ ही ये भी काफी परिचित बात थी कि कैसे उन रूनों को अनंत शहर के आधार में उकेरा गया था।
वे जिस तरह से दिखते थे वह लगभग वैसा ही था जैसा कि महान स्तंभ पर डेरॉन का संदेश दिखता था, केवल बहुत बड़े पैमाने पर। यह मुख्य जादू है। मुझे लगता है कि मुझे इसका उद्देश्य पता है। सनी काफी देर तक चुप रहा और दूसरे गुंबद के लहरदार अवरोध को देखता रहा। वह उदास होकर मुस्कुराया। मुझे भी लगता है कि मैं जानता हूँ। जेट ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अपने सिर के ऊपर मंडराते पानी के अंतहीन द्रव्यमान को देखते हुए सनी ने कहा, पहला अवरोध शाश्वत शहर के जन्मजात जादू द्वारा बनाया गया है, विश्राम के दानव के दिव्य जादू द्वारा। इसका उद्देश्य चीजों को बाहर रखना है। फिर उसने प्राचीन पत्थर पर उकेरे गए महान रूनों को देखा। दूसरा अवरोध एक जटिल रूनिक सरणी है, बहुत कुछ उस रूनिक सरणी की तरह जिसने ट्वाइलाइट की रक्षा की थी। इसे सर्प राजा ने बनाया था। उसकी अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई, और इसका उद्देश्य चीजों को अंदर रखना है। जेट ने उनके सामने हवा की हल्की सी लहरों और उसके पार की बेदाग सड़कों का निरीक्षण किया, फिर आराम की मुद्रा में अपनी दरांती कंधों पर टिका ली। अच्छा, इससे समझ आ गया कि अभी तक हम पर किसी ने हमला क्यों नहीं किया है। वह सर्प राजा द्वारा बनाए गए अवरोध के पास पहुंची, उससे केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुकी, फिर उसकी लगभग अदृश्य सतह पर कुछ कदम चली। लगता है कि वह इस बात से बहुत चिंतित था कि इस शहर के अंदर क्या छिपा है ना? सनी ने कंधे उचका दिए। मेरे ख्याल से। जेट कुछ क्षण चुप रहा, फिर शांत स्वर में पूछा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह अवरोध अनंत शहर से चीजों को बाहर निकलने से रोकता है, तो क्या हम भी इससे गुजरने पर फंस नहीं जाएंगे? सनी भी यही सोच रही थी। उनकी भौहों पर बल पड़े। नाइटवॉकर पहले भी इससे बच निकला था, इसलिए कोई रास्ता जरूर होगा। या शायद कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें उन लोगों को अलग किया जा सके जो जा सकते हैं और जो नहीं। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरॉन ने जो कुछ भी बनाया है, मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ। हालांकि अगर हमें भागने के लिए इस अवरोध को तोड़ना ही पड़े तो इसमें कुछ समय लग सकता है। और यह भी कि जिस चीज से वह डर रहा था उससे निपटने या कम से कम किसी तरह उसे नियंत्रित करने से पहले मुझे इसे हटाना ठीक नहीं लगेगा। जेट ने उसे गहरे मनोरंजन से देखा। ओह, आपको अपनी क्षमता पर इतना भरोसा कैसे है? सनी ने बस कंधे उचका दिए। सच तो यह है कि किसी चीज को नष्ट करना हमेशा उसे बनाने से ज्यादा आसान होता है। डेरॉन और सनी दोनों ही सर्वोच्च थे और दोनों ही शक्तिशाली जादूगर थे। इसलिए बाकी सब चीजें समान होने पर उसे डेरॉन द्वारा बनाए गए रूनिक व्यूह को समय मिलने पर नष्ट करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। जेट ने अदृश्य अवरोध की ओर देखा। तो फिर लगता है हम अंदर जा रहे हैं। सनी ने मुंह बनाया। हाँ, लेकिन पहले हम शायद। रुको, तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जेट एक कदम आगे बढ़ा और बैरियर पार कर गया। फिर वह मुड़ी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। क्या? सनी उसे देखकर हतप्रभ रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कैसे जा सकते हो और एक रहस्यमय जादुई बाधा में प्रवेश कर सकते हो जो जीवित प्राणियों को अनंत काल तक फंसाने के लिए बनाई गई है? उसने कंधे उचकाए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप इसे आसानी से नष्ट कर सकते हैं? सनी ने अपना सिर पकड़ने की इच्छा को दबा लिया। मैं बहुत सी बातें कहता हूँ। वह हंसी। कि आपको लगता है? वह चुप हो गई, कुछ पल आसपास की इमारतों को देखती रही, फिर आह भरकर एक कदम पीछे हट गई। सनी घबरा गई, लेकिन जेट बिना किसी परेशानी के बैरियर पार करके पुल पर वापस आ गया। अपनी बाहें अभी भी दरांती की धार पर टिकाए, उसने अपने कंधे हिलाए और सिर हिलाया। मेरा अनुमान है कि सर्प राजा उन अमर प्राणियों को, जिन्होंने अनंत नगर में निवास किया था, गोधूली सागर में भागने नहीं देना चाहता था। आखिरकार अमरता और भ्रष्टाचार से बदतर कोई संयोजन नहीं है। इसलिए यह अवरोध संभवतः किसी भी मृत और पुनर्जीवित प्राणी को नगर की सीमा से बाहर जाने से रोकता है। सनी ने कुछ गहरी सांसें लीं। क्या होगा अगर आपका सिद्धांत गलत निकला? जेट ने कंधे उचका दिए। तब मैं तुमसे कहता कि मुझे बाहर निकालो। इससे भी बेहतर, मैं नेवे से कहता कि वह उन डरावनी तोपों को, जिन्हें तुमने इतनी कृपा से मेरे लिए तैयार किया था, इस जगह की नींव में उकेरे गए रूनों पर निशाना साधे और उनमें से कुछ दर्जन को धरती से उड़ा दे। मुझे पूरा यकीन है कि इससे इस रूनिक व्यूह का भी खात्मा हो जाता। सनी ने आह भरी। मुझे लगता है कि यह काम करेगा। ऐसा कहकर वह जेट के पास से गुजरा और बैरियर में भी घुस गया। जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, एक अप्रिय अनुभूति ने क्षण भर के लिए उसकी इंद्रियों को जकड़ लिया, मानो कोई ठंडी और बेजान चीज उसके अस्तित्व की गहराइयों का मुआयना कर रही हो, किसी अनजान संकेत की तलाश में। फिर वह वीव की वंशावली से टकराया और डर के मारे पीछे हट गया। सनी ने खुद को एक चौड़ी गली के मुहाने पर खड़ा पाया। उसके दोनों ओर अलंकृत इमारतें अंधेरे में उभरी हुई थीं और काला पानी चांदी की रोशनी के प्रतिबिंबों से चमक रहा था, जो उसके ऊपर, जहां आकाश होना चाहिए था, लुढ़क रहा था। गली साफ और खाली थी और पास की इमारतों के अग्रभागों पर सुंदर मूर्तियां सजी हुई थीं। जेट ने दूसरी बार बैरियर पार किया और चारों ओर देखा। वास्तव में यह इतना बुरा नहीं लगता।
सनी कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर भौहें चढ़ाकर एक इमारत के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगी। उसकी छाया की अनुभूति अभी भी कुछ हद तक दबी हुई थी, लेकिन वह वहां किसी की उपस्थिति महसूस कर सकता था। बाहर आओ। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया और फिर उसे हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। एक युवक इमारतों से बाहर निकला, बिना किसी हड़बड़ी के उनकी ओर बढ़ता हुआ। पहली नज़र में वह अभी स्लीपर बनने की उम्र से थोड़ा ही आगे निकला था। उसने एक ढीले आलीशान कपड़े से बुना हुआ अंगरखा पहना हुआ था। उसके चेहरे के भाव कोमल और सुरीले थे, इतने सुंदर कि कोई उसे संत समझ ले, और उसके चमकते बालों को चांदी की एक सुंदर सजी हुई पट्टी ने बांध रखा था। वह हथियारबंद नहीं लग रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। सड़क के बीचों बीच पहुंचकर वह खूबसूरत युवक रुका और मुड़कर उन्हें एक अजीब उत्सुक भाव से देखने लगा। जेट ने चुपचाप अपने कंधों से दरांती उतार ली और उसे कसकर पकड़ लिया। ओह नरक! सनी लगभग एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि जब उसने उस आकर्षक युवक की आत्मा में झांका तो उसे जो मिला वह घृणित असीम अंधकार का एक विशाल सागर था। युवक ने अपना मुंह खोला, मानो वह उन्हें शाश्वत नगर में स्वागत करना चाहता हो। हालांकि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इसके बजाय यह विचित्र स्पंदित भूखे मांस का एक हिमस्खलन था। नुकीले कांटों वाली एक दर्जन लंबी लंटें सनी की ओर इतनी तेजी से झपटी कि उसे कुछ भी करने का समय ही नहीं मिला। फिर भी वह अपनी उड़ाची को रास्ते में डालने में कामयाब रहा, लेकिन टक्कर से वह टूट गई और मांसल लंटें कोई प्रतिरोध नहीं कर पाईं। पल भर बाद कांटे उसके सिर में धंसने ही वाले थे। सनी परछाइयों में विलीन हो गया और उन्हें हवा में तेजी से उड़ाता हुआ छोड़ गया। चौड़ी सड़क के पत्थर के स्लैब तीखे टुकड़ों के तूफान में फट गए और पास का मुखौटा धूल के गुबार में ढह गया जब एक टहनियां गुजरते हुए उससे टकराईं। जेट की दरांती चमकी और एक और तलवार को चीरती हुई निकल गई। वह बड़ी सहजता से आगे बढ़ी और बाल बाल बचकर घातक हमले से बच गई। अगले ही पल सनी उस राक्षसी युवक के पीछे की परछाई से बाहर आया और शांति से अपने ओडाची के नए सिरे से बनाए गए ब्लेड से उसका सिर काट दिया। पत्थर के मलबे पर लाल खून के छींटे पड़े और युवक की लाश घुटनों के बल गिर पड़ी, जबकि उसका सिर कुछ कदम लुढ़कता हुआ अपने पीछे लटके हुए तंतु घसीटता हुआ चला गया। धिक्कार है! सनी ने देखा कि सिरविहीन लाश धीरे धीरे जमीन पर गिर रही है। जेट ने शांत होकर उसकी ओर क्षण भर के लिए देखा। इस अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया। ये इसलिए उसके आत्मा सागर में कोई नई छाया नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं लगता कि वह चीज़ मर चुकी है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सिरविहीन शरीर हिल गया और सीधा खड़ा हो गया। इस बीच कटे हुए सिर के मुंह से निकली हुई विचित्र लंटें हिलने लगीं। इसे जमीन से 1 दर्जन मीटर ऊपर उठा दिया गया है, जैसे कि लंबे भयानक पैर हों। युवक की आंखें उसी मासूम हल्की जिज्ञासा से सनी को देख रही थीं। वह कांप उठा। धिक्कार है! वहां क्रूर और टूटी हुई दुनिया के भयानक विस्तार में घातक प्राणी थे, और फिर वहां छायाओं का स्वामी, सूर्यहीन मृत्यु का अधिपति था। जो लोग उससे बस एक कदम पीछे थे, उनमें सोल रीपर जेट शायद सबसे ज्यादा खतरनाक थी। वह निश्चित रूप से सबसे ज्यादा डरावनी थी, और एक अच्छे कारण से। उसके कपटी रूप और घातक संकल्प से बहुत कम लोग बच पाते थे। इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब उन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का फैसला किया, तो लॉर्ड ऑफ शैडोज और सोल रीपर से अधिक घातक जोड़ी शायद ही कोई थी। ... और फिर भी वे उस भयानक घृणा को मारने में असफल रहे जिसने उन्हें शाश्वत शहर में स्वागत किया था। लड़ाई तेज लेकिन भीषण थी। डूबे हुए शहर के कई ब्लॉक मलबे में तब्दील हो गए थे, क्योंकि सनी और जेट उस राक्षसी युवक से लड़ रहे थे, या यूं कहें कि उस भयावह नृशंसता से जो एक मानव युवक का सुंदर चेहरा धारण किए हुए थी। प्राचीन इमारतें ढह गईं और सड़कों के पत्थर के कैनवास फटकर नुकीले टुकड़ों के ढेर में बदल गए। खाली सड़कों का सन्नाटा एक भयानक युद्ध के शोरगुल में बदल गया तथा प्राचीन शहर के सुंदर परिदृश्य की जगह पूर्ण विनाश का दृश्य छा गया। लानत है इसे! सनी पीछे की ओर भागा, मुश्किल से एक और मांसल तंतु से बच पाया। जिस लुभावनी मूर्ति के पीछे उसने छुपाया था, वह 2 टुकड़ों में बट गई थी। तंतु के सिरे पर लगे नुकीले सिरे ने इतनी सफाई से चीर दिया था कि कुछ पलों के लिए वह कट एक पतली सी दरार से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। यह थोड़ा कठिन है। जेट ने अपनी भूतिया दरांती घुमाकर कई तनों को काट डाला, फिर मिस्ट ब्लेड को एक सुंदर ल्यूसिन का रूप दे दिया और उसकी लंबी नोक से सबसे नजदीकी कटे हुए तंतु को पत्थरों से चिपका दिया। ये बिल्कुल सही समय था। उस घृणित जीव के मुख्य शरीर से अलग होने के बावजूद मांसल तंतु लगातार हिल रहे थे, मलबे के पार उसकी ओर रेंगने की कोशिश कर रहे थे। आखिर हम क्या करें? सनी ने फिर से गाली दी। यह अलौकिक आतंक बहुत प्रबल था, लगभग किसी विशाल जानवर जितना शक्तिशाली, जिससे यह एक चलती फिरती विपत्ति बन गया। उसके जैसे सर्वोच्च को भी इस चीज से युद्ध में सतर्क रहना पड़ता था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि जेट संघर्ष कर रहा था। हालांकि इस भयावह घृणा से निपटने में उन्हें इतनी परेशानी होने का कोई कारण नहीं था।
सनी एक विशाल जानवर को पल भर में मार गिरा सकता था और जेट इतना दुर्जय था कि वह दोनों रैंकों के बीच की खाई पाट सकता था। कुल मिलाकर उस भयानक जीव को अब तक मर जाना चाहिए था, और वास्तव में वे इसे पहले भी कई बार मार चुके थे। बात बस इतनी थी कि वह भयावह घृणा मृत रहने से इनकार कर रही थी। सनी और जेट ने उसके शरीर को काटा, छेदा और कुचला था। उन्होंने उसकी आत्मा को घातक क्षति पहुंचाई और उसे डेथ विल का जहर दिया। वह जीव पूरी तरह से जम जाने के बाद जलकर मर गया और चूर चूर हो गया। लेकिन उन्होंने जो भी किया, वह सुंदर युवक बहुत जल्द ही अपने मूल स्वरूप में लौट आया। उसका कुचला हुआ, कटा हुआ, जला हुआ, बिखरा हुआ शरीर फिर से बेदाग हो गया और फिर विकृत मांस से फूलकर और घातक लताओं के रेंगते जंगल में फूटकर एक बार फिर घिनौना और भयावह हो गया। Google.net। ये समझने के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि क्या हो रहा था। धिक्कार है उस लानत डेमोन पर। जिस राक्षस से वे लड़ रहे थे वह शक्तिशाली था, लेकिन अपने आप में उतना भयानक नहीं था। सबूत के तौर पर सनी और जेट कई मिनट तक उससे लड़ने के बावजूद भी सुरक्षित थे। हालांकि समस्या ये थी कि वह अमर था, या यूं कहें कि अनंतनगर ने उसे अमर बना दिया था। योजक चिन्ह। यह अंतर सूक्ष्म था लेकिन महत्वपूर्ण था। उस राक्षसी युवक में जो अविश्वसनीय अक्षय ऊर्जा थी, वह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, बल्कि वह उस जादू टोने का प्रकटीकरण था जो इस शापित स्थान पर शासन करता था, और इसलिए उसे मारना किसी महाबली को परास्त करने जैसा नहीं था। यह एक दानव के जादू पर काबू पाने का मामला था, और हालांकि सनी को अपने कौशल के बारे में बहुत अच्छी राय थी, लेकिन यह एक ऐसी उपलब्धि नहीं थी जिसे वह भी पूरा कर सकता था। तो फिर कोई अमर घृणा से कैसे लड़ सकता है? भूखे मांस के एक और विस्फोट से बचते हुए सनी खुद को अंधेरे में मुस्कुराने से नहीं रोक सका। नहीं, लेकिन ये काफी विडंबनापूर्ण है ना? दो मृत योद्धा एक अमर राक्षस को मारने की कोशिश कर रहे थे। अपनी काली ओडाची को लहराते हुए उसने जेट को पुकारा। हम इसे मार नहीं सकते। उसकी नज़र भ्रष्ट अमर की लड़खड़ाती भयावह आकृति पर पड़ी। तो चलो इसे वश में कर लेते हैं। वह आगे की ओर झपटा, कोड़े मारने वाले प्रतान से बचने के लिए परछाइयों की एक धारा में बदल गया और उस घृणित प्राणी के ठीक सामने एक साकार रूप में प्रकट हुआ। उसकी ओडाची चमकी, जिससे उस प्राणी की भुजाएं उसी समय कट गईं। धुंध की एक धारा अमर के पीछे एक पतली आकृति में बदल गई और जेट ने अपनी दरांती से उसके पैर काट दिए। पर जैसे ही वह राक्षस जमीन पर गिरा, उसमें से दर्जनों काली जंजीरें फूट पड़ीं और उसे जकड़ लिया। अकेले तो उनमें से कोई भी उसे बांधने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, लेकिन सब मिलकर इतनी देर तक टिकी रहीं कि और जंजीरें उस संघर्षरत रूप पर गिरकर उसे स्याह काली धातु के ढेर के नीचे दबा सकीं। जल्द ही वहां कुछ भी नहीं बचा सिवाय काले कड़ियों की एक छोटी सी पहाड़ी के, जहां कभी वह भयानक युवक खड़ा था, एक भयावह कोकून की तरह थोड़ा कांप रहा था। सनी ने उसे उदास होकर देखा। उनके चारों ओर अनंत शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन अलंकृत इमारतें भी पहले से ही पुनर्जीवित हो रही थीं। खंडित मूर्तियां अपने मूल सुंदर आकार में एकत्रित हो गईं। गिरे हुए खंभे मलबे से उठकर एक हो गए। मलबा हवा में तैरता हुआ अपने पुराने आकार में लौट आया। इमारतें नष्ट हो चुके खंडहरों से फूलों की तरह उगाईं और सड़क की सतह अपने आप ही समतल हो गई। कुछ ही देर में सनी और जेट खुद को एक खूबसूरत चौक पर खड़े पा गए। उनके आसपास का माहौल बेदाग और अक्षत था, बस काली जंजीरों का कोकून और उनकी तेज सांसें ही इस बात का सबूत थीं कि लड़ाई हो चुकी है। जेट ने जंजीरों के छोटे से ढेर को घूरा और फिर गंभीर भाव से सनी की ओर देखा। अरे, उसने भौहें उठाईं। क्या? उसने अपनी युद्ध दरांती की धार से काले कोकून की ओर इशारा किया। वह तो उनमें से एक था, है ना? सनी ने धीरे से सिर हिलाया, जिससे वह उसे एक गहरी मुस्कान दे सकी। उद्धरण चिन्ह ... और आपने कहा कि शहर में ऐसी हजारों या शायद लाखों चीजें थीं। वह कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया और अपनी कंपकंपी को दबा लिया। वह क्या कह सकता था? सनी ने आह भरी। ठीक ही लगता है। चूंकि वह व्यक्ति जिसने जेट को इस भयावह स्थान पर आमंत्रित किया था, वह थोड़ा दोषी महसूस करने लगा था। सनी यह बात स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह परेशान था। युद्ध बहुत तीव्र था और दुश्मन शक्तिशाली था, लेकिन यह उसकी बेचैनी का कारण नहीं था। ये तथ्य भी सत्य नहीं था कि दुर्लभ प्राणी अमर था। यहाँ तक कि यह ज्ञान भी कि अनंत शहर में इन अमर राक्षसों की एक विशाल भीड़ मौजूद है, वह कारण नहीं था जिसके कारण वह इतना उदास महसूस कर रहा था। नहीं, सनी की परेशानी का असली कारण यह था कि वह उस राक्षसी युवक को समझ नहीं पा रहा था। इस दुर्लभ प्राणी में कुछ अजीब बात थी, इस हद तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि उसे दुर्लभ प्राणी कहना सही है या नहीं। सबसे पहले सनी ने वह नहीं देखा जो वह आमतौर पर घृणित आत्माओं में झांकते समय देखता था। वहां था भ्रष्टाचार का घिनौना अंधकार। ये तो सच है, लेकिन उसमें वे सामान्य गांठें नहीं थीं जो फैलते ट्यूमर जैसे संक्रमण के स्रोत का काम करती थीं। इसलिए वह उस जीव के वर्ग का अंदाजा भी नहीं लगा सका, सिर्फ इतना बता सका कि वह मोटे तौर पर महान श्रेणी का था।
दूसरी बात, कैसी भी यह नहीं बता पा रही थी कि वह राक्षस क्या है। उसके सार को देखने के बाद वह बस कुछ रहस्यमय शब्द ही कह पाए। यह एक बड़े पूरे के एक हिस्से की तरह है जो एक हड़पे हुए बर्तन के अंदर छिपा हुआ है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने संकोच भरे स्वर में कहा, लेकिन जिस बड़ी समग्रता का यह एक हिस्सा है वह स्वयं अपूर्ण है और सुधार की लालसा रखती है। ये तथ्य कि कैसी की प्रसुप्त क्षमता अलौकिक भयावहता के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकी पहले से ही चिंता का कारण था। उसके द्वारा कहे गए शब्द जो उसने थोड़ी बहुत झलक दिखाई थी उससे भी अधिक चिंताजनक थे। एक बड़े समग्र का एक हिस्सा, हड़पा हुआ बर्तन, अधूरा। आखिर इसका क्या मतलब था? और वास्तव में वह भ्रष्ट अमर क्या था? सनी ने आह भरी। काली जंजीरों का कोकून धीरे धीरे हिलता रहा क्योंकि वह भयानक शैतान अभी भी आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। सनी उसे बिना ज्यादा परेशानी के बांधे रख सकता था, लेकिन वह ऐसा सिर्फ उन प्रकट परछाइयों को खुद संभाल कर ही कर सकता था। जंजीरों को स्थायी बनाने से वे कमज़ोर हो जाती, जिससे वह राक्षस युवक बच निकलता। इसका मतलब यह था कि वह इस खास घृणित चीज़ को तो अपने अंदर समाहित कर सकता था, या शायद हज़ारों को भी, लेकिन वह उन सभी को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता था। वह उनमें से ज़्यादातर को भी अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता था, जो एक समस्या थी। उसने मुंह बनाया और ऊपर लहरदार समुद्र के काले निचले हिस्से को देखा, जिसकी बेचैन सतह से चांदी जैसी रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कि यह भी एक प्रकार का काला आकाश है। ये तो बड़ा तमाशा होने वाला है। जेट के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, उसकी बर्फीली निगाहों में किसी गहरे भाव की झलक छिपी थी। वह कुछ देर रुकी रही, अपनी दरांती को एक क्षण के लिए देखा और फिर तटस्थ स्वर में बोली, आप जानते हैं, हम अभी भी पीछे हट सकते हैं। सनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, पीछे हटने के लिए कहीं जगह नहीं है। उसने काली जंजीरों के ढेर से नजरें हटा लीं और उसकी ओर मुड़ा। ऐसा लग सकता है कि हम सुरक्षित जल में भाग सकते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, यहाँ तक कि दो दुनियाओं में भी। कहीं भी और हर जगह एक बदतर नरक में बदल सकता है और बदलेगा। पूरा अस्तित्व एक युद्ध क्षेत्र है, इसलिए अगर हम इतना भी नहीं संभाल सकते तो कहीं और सुरक्षा की तलाश करने का क्या मतलब है? जेट ने एक खोखली हंसी निकाली। हालांकि ये शहर अमर महान लोगों से भरा हुआ है, साथ ही प्रेतों की एक सेना भी मुफ्त बोनस के रूप में शामिल है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? सनी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उदास होकर मुस्कुराया। अभी के लिए मेरा सुझाव है कि आप कुछ कदम पीछे हट जाएं। जेट ने भौहें चढ़ाईं। क्यों? तुम क्या करने जा रहे हो? सनी ने चारों ओर देखा और पाया कि ऊंची इमारतों के पीछे से वह घाट को नहीं देख पा रहा था। मैं तुम्हें दिखाता हूं। मुझे लगता है कि यह काफ़ी दूर होना चाहिए। novelfire.net पर नए अध्याय पोस्ट किए गए। ये कहते हुए वह अपनी आत्मा तक पहुंच गया और कुछ बुलाया। कुछ ही देर पहले आई को ताज़ा रिपोर्ट लेकर डार्क कैसल के सिंहासन कक्ष में पहुंची। उसका बॉस हमेशा की तरह अपने सिंहासन पर आराम फरमा रहा था और दूर तक खुशी से देख रहा था। उसने जम्हाई ली, फिर देर से अपने कोमल हाथ से अपना मुंह ढक लिया। इस समय एको को महल की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित अपने भव्य शयन कक्ष की बहुत याद आ रही थी। अरे बॉस, ब्लैक मार्केट के अजीबोगरीब रुझानों की हमारी जांच के बारे में। उसने आलस से हाथ हिलाकर उसकी बात बीच में ही काट दी और फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ओह! अचानक एको को बहुत बुरा महसूस हुआ। सनी बहुत खुश लग रहा था। वह इतना खुश क्यों था? अरे एको, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम अमर दुर्जन्म प्राणियों से भरे शहर पर विजय कैसे पाओगी? वह भौचक्की रह गई। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं पलटकर भाग जाऊँगा। नहीं, असल में मैं कभी भी ऐसी डरावनी जगह के आसपास नहीं पहुँचूंगा। सिर्फ एक पूर्ण असाध्य मूर्ख ही ऐसा करेगा। नहीं, सच में। उसके बॉस ने अपने पीले चेहरे पर नाराजगी भरे भाव के साथ कई बार पलकें झपकाईं। अरे, ये तो बहुत सख्त है। एको ने उसके चेहरे को सहलाने की इच्छा दबा ली। रुको, यह कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं था। क्या आखिर तुम्हें अमर घृणित चीज़ों से भरा शहर कहाँ से मिला? और क्यों? तुम ऐसा कुछ क्यों करोगे? सनी ने अपनी थोड़ी उठाई। नहीं, ऐसा नहीं था। समुद्र के नीचे। और क्यों? क्योंकि इसमें खजाना छिपा है। एको कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन उसकी आवाज़ थम गई। एक क्षण बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। खजाना? हो, किस तरह का? लेकिन उसके बॉस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, चूंकि तुम अमर घृणा के विरुद्ध पूर्वाग्रह से भरे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। कोई संभावना नहीं, पूछो भी मत। वह बस एक क्षण के लिए उसे देखती रही। हालांकि मैं तो नहीं जा रहा था। उसके बॉस ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तो फिर अगर आप सचमुच नहीं जाना चाहते तो मेरा सुझाव है कि आप परिसर खाली कर दें। जल्दी। एको ने असमंजस में उसकी ओर देखा। उसी समय कुछ भयानक घटना घटी।
उसके पीछे की परछाई से सनी के 3 और रूप प्रकट हुए जो सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे। और मेरा मतलब है बहुत तेज। तुरंत ही सबसे अच्छा होगा। आप नामहीन मंदिर में एक अस्थायी कार्यालय स्थापित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आंतरिक गर्भगृह में एक खाट है। ओह, और मेरे पेड़ को पानी देना मत भूलना। ये तो बुरा हुआ। उसके बॉस के विभिन्न अवतार बहुत कम ही एक स्थान पर एकत्रित होते थे, और हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ भयानक घटित हुआ। अरे नहीं, बिना समय बर्बाद किए एको आगे बढ़ी, सिंहासन के पास से तेजी से निकली और खिड़की से बाहर कूद गई। जब वह भूले हुए तट के प्रकाशहीन आकाश में मंडरा रही थी और नीचे डार्क कैसल की भव्य इमारत को देख रही थी, महल अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। अरे नहीं, मेरा शयन कक्ष। और कुछ ही क्षणों बाद वह कहीं और पुनः प्रकट हो गया। सटीक रूप से कहें तो यह अनंत शहर के एक खाली प्राचीन चौक पर दिखाई दिया। जेट मुश्किल से कुछ कदम पीछे हट पाया था कि अचानक डार्क कैसल की काली मीनारें चौक को घेरे हुए छाया से ऊपर उठ गईं। जल्द ही अलंकृत इमारतों के बीच कहीं से एक भव्य काला किला प्रकट हुआ जिसने उन पर गहरी छाया डाल दी। तभी एक भयानक कराह के साथ उसके द्वार खुल गए और अंदर के अंधेरे से खामोश सायों की एक विशाल सेना प्राचीन सड़कों पर आ निकली।